Assalamualaikum, and this is Simra Khan. I hope you all are in good condition and health. So let's start. Today's topic is the solubilization. Um, let's read. Solubilization. What is solubilization? Preparation of a thermodynamically stable isotropic solution of a substance, normally insoluble or very slightly soluble in a given solvent by the addition of component or components और बाय एनी सूटेबल मेथड्स। अब इसमें जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स आए हैं वो है थर्मोडायनामिक, आइसोट्रॉपिक एंड chemical equilibrium. Thermodynamic stability occurs when a system is in its lower energy state or in chemical equilibrium with its environment. थर्मोडायनामिक का मतलब क्या होता है कि जो सिस्टम है जिस पे हम वर्क कर रहे हैं वो अपने सबसे लोवेस्ट यानी कम एनर्जी स्टेट में हो। मतलब कम एनर्जी स्टेट में होगा तो मीन्स के स्टेबल होगा, ठीक है। और इन केमिकल यानी उसके अंदर जो भी चल रहा है वो केमिकली इक्विलिब्रियम में हो, मतलब बैलेंस्ड हो विद इट्स एनवायरनमेंट्स, यानी जो सिस्टम है वो अपने एनवायरनमेंट से बैलेंस्ड हो। केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है? केमिकल इक्विलिब्रियम इज द स्टेट ऑफ अ रिवर्सिबल रिएक्शन वेयर द रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल्स द रेट ऑफ द रिवर्स रिएक्शन। while a reaction is in equilibrium, the concentration of the reactant and products are constant. मीन्स के जो रिएक्शन होगा उसका जो फॉरवर्ड और रिवर्स जो रिएक्शन है वो इक्वल हो। मीन्स के जो है वो एक ही अमाउंट से जो है ना प्रोडक्ट बन रहे हो और एक ही अमाउंट से रिएक्टेंट जो है ना वो प्रेजेंट हो, ठीक है। और मतलब उस प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन रहे हो, मतलब ये सेम हो, तो इसमें कोई चेंजेस ना हो, ठीक है। तो जो कंसनट्रेशन होगी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की वो सेम होगी इक्विलिब्रियम में, तो ये केमिकल इक्विलिब्रियम कहलाता है। आइसोट्रॉपिक मटेरियल्स आर मटेरियल हुज प्रॉपर्टी रिमेन्स द सेम व्हेन टेस्टेड इन डिफरेंट डायरेक्शन। आइसोट्रॉपिक मटेरियल यानी जिस भी मटेरियल पे या जिस भी केमिकल पे काम हो रहा है उसके अगर हम टेस्ट करें, डिफरेंट टेस्ट करें तो उसकी प्रॉपर्टीज सेम रहें। उसको अगर हम उसको डिफरेंट डायरेक्शन से जो है वो टेस्ट करें या चेक करें या डिफरेंट कंडीशंस में चेक करें तो वो उसकी प्रॉपर्टीज सेम रहे, या आइसोट्रॉपिक कहलाता है। तो मूव ऑन टू, वापस हम चलते हैं। वापस अब हम ये रीड करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ अ थर्मोडायनामिकली स्टेबल आइसोट्रॉपिक सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस, यानी कि सॉलिबलाइजेशन में क्या हो रहा है कि ऐसी यानी किसी ऐसे जो है ना सब्सटेंस, सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस बनाना जो कि थर्मोडायनामिकली स्टेबल हो। मीन्स के वो अपने एनवायरनमेंट से जो है वो मतलब सेम हो, मतलब इक्विलिब्रियम में हो, ऐसा जो है वो सॉल्यूशन बनाना। और आइसोट्रॉपिक हो मीन्स कि अगर हम उसको डिफरेंट तरीक़ों से टेस्ट करें तो वो क्या कहते हैं उसकी हर डायरेक्शन में, हर कंडीशन में वो सेम आए। नॉर्मली जो कि नॉर्मली इंसॉल्युबल होता है, मीन्स के नॉर्मल कंडीशंस में जो कि इनसॉल्युबल होता है और या फिर स्लाइटली सॉल्युबल होता है जिसमें हम बना रहे हैं, जिस सॉल्वेंट में हम बना रहे हैं उसमें, बाय द एडिशन ऑफ कंपोनेंट और कंपोनेंट्स और बाय एनी सुटेबल मेथड। या और ये हम ये कैसे करेंगे, ये हम कैसे बना लेंगे, क्योंकि जो नॉर्मल कंडीशन में मतलब नहीं बन रहा सॉल्यूशन, उसको हम कैसे बनाएंगे कि या तो हम उसमें कंपोनेंट्स को ऐड करेंगे, कंपोनेंट ऐड करेंगे या कंपोनेंट्स ऐड करेंगे, या कोई दूसरा हम मेथड, ऐसा सुटेबल मेथड लेंगे जिससे वो सॉलिबलाइज हो जाए। सॉलिबलाइज मतलब किसी भी चीज़ को किसी में हल करना, इस तरह होगा। अब वो कैसे हल होगी उसके डिफरेंट मेथड्स होते हैं, ठीक है। तो इसके आसान लैंग्वेज में ये है कि ऐसा हम हम सॉलिबलाइजेशन में ऐसा हम सॉल्यूशन बनाते हैं जो कि नॉर्मल कंडीशन में जो कि जिसमें सॉल्यूट जो है वो नॉर्मल कंडीशन में सॉल्युबल नहीं होता सॉल्वेंट में, तो हम सॉल्वेंट में, ठीक है। और वो जो है वो अनस्टेबल रहता है उसमें, ठीक है। अनस्टेबल क्यों रहेगा? जब सॉलिबलाइज ही नहीं हो रहा तो अनस्टेबल रहेगा। या फिर अगर 1 मिनट के लिए सॉलिबलाइज हो गया तो थोड़ी देर बाद वो जो है वो नीचे बैठना शुरू हो जाएगा, केमिकल इनसॉल्युबल की तरफ चला जाएगा। तो ऐसे केमिकल्स को सॉलिबलाइज करना कुछ मेथड्स के, कुछ बाय मीन्स के ज़रिए, ठीक है, जो कि नॉर्मली सॉलिबलाइज नहीं होते या बहुत स्लाइटली सॉलेबल होते हैं, या कुछ पार्ट जो है वो सॉलेबल हैं और कुछ पार्ट जो है वो मतलब इससे एक्सेस नहीं हो सकता सॉलेबल। तो उस सॉल्यूट को सॉलेबल करना
ये चीज़ कहलाती है सॉलिबलाइजेशन, कि वो फिर जो सॉल्यूशन बने वो थर्मोडायनामिकली स्टेबल हो, मीन्स कि उसके एनवायरनमेंट से वो इक्विलिब्रियम में हो, और वो आइसोट्रॉपिक हो, मीन्स के जो है वो उसको हम टेस्ट करें जब डिफरेंट डायरेक्शन से, तो वो उसकी जो है वो सेम जो है वो प्रॉपर्टीज़ रहें हर डायरेक्शंस में। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं, सॉल्युबिलिटी। अब ये तो पढ़ लिया था हमने सॉल्युबलाइजेशन। सॉल्युबलाइजेशन क्या है, एक प्रोसेस है, और सॉल्युबिलिटी असल में है टर्म, कि अब हमें किसी भी सॉल्यूट की कैसे सॉल्युबिलिटी हम क्या कहते हैं जज कर सकते हैं। तो सॉल्युबिलिटी की दो डेफिनेशंस होती हैं, एक होती है क्वांटिटेटिवली कैसे हम इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, और क्वालिटेटिवली कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट अ सर्टेन टेम्परेचर। जो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट है किसी भी सैचुरेटेड सॉल्यूशन में, यानी कि इतनी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट जो कि एक सर्टेन टेम्परेचर के ऊपर जो है, मतलब कि हमने टेम्परेचर फिक्स किया हुआ है, उस टेम्परेचर पे जो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन है वो डिज़ोल्व हो जाए, सॉलेबल हो जाए सॉल्वेंट में, और उसका सॉल्यूशन बन जाए। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, ये क्वांटिटेटिव इसकी जो है वो डेफिनेशन हो गई। और आप जानते हैं कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो है वो डिज़ोल्व हुआ होता है या सॉलेबल हुआ हुआ होता है, और उससे इससे एक्सेस जो है वो नहीं हो सकता, तो यानी कि वो फुली ऑक्यूपाई होता है सॉल्वेंट से सॉल्यूट। ठीक है, तो ये क्या कहला रहे हैं, क्वांटिटेटिवली जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्यूट जो है वो सॉलेबल है सैचुरेटेड सॉल्यूशन में एट सर्टेन टेम्परेचर। मतलब कि एक फ़िक्स टेम्परेचर के, या सब कहेंगे कि कौन से टेम्परेचर के ऊपर, या नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर। ठीक है, क्योंकि अगर हम क्या कहते हैं, अगर हमें सुपर सैचुरेटेड बनाना होता है तो टेम्परेचर फिर हम इंक्रीज़ करते हैं जिससे सुपर सैचुरेटेड भी बन जाता है, लेकिन यहाँ नॉर्मल की बात हो रही है। एक सैचुरेटेड सोल्यूशन है, मैक्सिमम कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्यूट सॉलेबल है नॉर्मली एक सर्टेन टेम्परेचर, यानी कौन से टेम्परेचर के ऊपर, तो ये इसको हम कहेंगे कि ये इतनी जो है पार्ट्स सॉल्यूट के सॉल्वेंट में जो है वो सॉलेबल हैं, तो ये इसकी सॉलेबिलिटी है। ठीक है, इस तरह से हम इसको क्वांटिटेटिवली डिस्क्राइब करेंगे किसी भी सब्सटेंस की सॉलिबिलिटी को। अब क्वालिटेटिवली कैसे डिस्क्राइब करेंगे, द स्पॉन्टेनियस इंट्रैक्शन ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस टू फॉर्म अ होमोजेनस मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन, यानी जो है वो स्पॉन्टेनियस मीन्स अचानक से जो है वो इंट्रैक्शन हो, जहाँ अगर हम किसी सॉल्यूट को मतलब सॉल्वेंट में सॉलेबल करें तो वो फ़ौरन ही जो है वो हल हो जाए उसमें, और एक होमोजेनस मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन बना लें, जैसे कि ये दिखाया हुआ है पिक्टोरियल में, कि ये जिस तरह से ब्लैक और वाइट है, लेट्स सपोज के ब्लैक जो है वो सॉल्यूट है और वाइट जो है वो सॉल्वेंट है, तो दोनों आपके आपस में एक होमोजीनस मीन्स के एक इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं मॉलिक्यूल्स, तो इसको हम कहेंगे होमोजीनस मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन। ठीक है, तो इस तरह की कंडीशन हो, और जो है वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो है वो सॉल्यूशन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो। ठीक है, तो ऐसे होमोजेनस ऐसे स्पॉन्टेनियस इंटरेक्शन करके दो होमोजेनस मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन बनाए, तो उसको हम तो ऐसे हम इसको क्वालिटेटिवली डिस्क्राइब करेंगे, यानी कि ये हम विजिबली देख सकें। ठीक है, अब जैसे कि अगर मैं एग्ज़ाम्पल दूँ, जैसे कि अगर हम जूस बनाते हैं, ठीक है, पानी में जब हम वो घोलते हैं, क्या कहते हैं, चीनी घोलते हैं, तो वो बिल्कुल जब हम उसको हल कर लेते हैं, फुली कर लेते हैं नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर, तो वो ऐसा लगता है कि वो पानी और चीनी सेम है, होमोजीनस है। ठीक है, हमें विजिबल आई से जो है वो सेम दिखते हैं, तो इस तरह की जो कंडीशन होती है उसको हम होमोजीनस मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन कहते हैं। ठीक है, या फिर इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, दे आर मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्वेंट, या मॉलिक्यूलर यानी सॉल्यूट की मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन सॉल्वेंट के अंदर, ये क्वालिटेटिवली हम बता देते हैं। ठीक है, लेकिन क्वांटिटेटिवली ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि इससे हमें क्या सॉल्युबिलिटी पता लग जाती है सॉल्यूट की, कि इसकी जो है वो इतनी सॉल्युबिलिटी, इससे ज़्यादा इस मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर इससे ज़्यादा जो है वो सॉल्यूट सॉल्युबल नहीं हो सकता। फिर अगर उससे ज़्यादा करना है तो फिर हमें टेम्परेचर इंक्रीज़ करना पड़ेगा और डिफरेंट कंडीशंस लगानी पड़ती हैं। ठीक है, तो ये हो गई सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन। अब हम आगे चलते हैं। अच्छा, इम्पॉर्टेंस ऑफ सॉलिबिलिटी।
कि सॉलिबिलिटी का होना फार्मेसी में क्यों ज़रूरी है, किसी भी ड्रग्स के लिए या मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्यों ज़रूरी है सॉलिबिलिटी का होना। तो ये हम पढ़ते हैं, सॉलिबिलिटी इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स टू अचीव डिजायर्ड कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन सिस्टमिक सर्कुलेशन फॉर अचीविंग रिक्वायर्ड फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स। सॉलिबिलिटी जो है एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है अगर हमें अपनी डिज़ायर्ड कंसंट्रेशन, जो हम कंसंट्रेशन चाहते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन में अपनी ड्रग की, तो जिससे हमें फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स मिले, तो उसको समझने के लिए या वो अचीव करने के लिए सॉलिबिलिटी का पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, पुअरली वाटर सोलेबल ड्रग्स ऑफन रिक्वायर्ड हाई डोजेस इन ऑर्डर टू रीच थेराप्यूटिक प्लाज्मा कंसंट्रेशन आफ्टर द ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। जो वाटर सोलेबल ड्रग्स, जो पुअर वाटर सोलेबल ड्रग्स होती हैं, जैसे कि जो मतलब पानी में या क्या कहते हैं एक्वस मीडिया में जो है वो डिफ़िकल्ट होती हैं सॉलेबल करना, तो वो उनके लिए क्या होता है कि हाई डोजेस चाहिए होती है ऐसी ड्रग्स के लिए हमें, ताकि फिर ताकि उनकी जो प्लाज्मा कंसंट्रेशन है हमें अचीव हो सके, क्योंकि प्लाज्मा वाटर होता है, 70% वाटर होता है, तो उसके अंदर ड्रग शामिल हो, इसके लिए हमें हाई डोजेस चाहिए होती हैं अपने डिज़ायर्ड थेराप्यूटिक रिस्पॉन्स के लिए, अगर हम उसको ओरल एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं उस ड्रग। Low aqueous solubility is the major problem encountered with formulation development of new chemical entity as well as जेनरिक डेवलपमेंट। जो लो एक्वस सॉलेबिलिटी है ना, बहुत मेजर प्रॉब्लम होती है अगर हम न्यू कोई ड्रग जो है वो डेवलप कर रहे होते हैं उसको बनाने में। ठीक है, तो वो जो है वो बहुत मुश्किल होती है ऐसे ड्रग को बनाना। More than 40% new chemical entities developed in pharmaceutical industry are practically insoluble in water। बहुत 40% जो न्यू एन सीज हैं, मीन्स के न्यू केमिकल एंटिटी, मीन्स के न्यू ड्रग जो डिस्कवर्ड हो रही हैं, वो ज़्यादातर मोर देन 40% क्या होती हैं कि वो इंसॉलेबल होती हैं मीन्स के वाटर में। तो ऐसी ड्रग को फिर हम डिफरेंट मीन्स के ज़रिए और डिफरेंट मेथड्स के ज़रिए हम उनको सॉलेबल बनाते हैं ताकि हमें उनकी डिज़ायर्ड कंसंट्रेशन मिले प्लाज्मा में और जिससे वो थेरापेटिक रिस्पॉन्स दें। Those poorly water soluble drug having slow drug absorption leads to inadequate and variable bioavailability and gastrointestinal mucosal toxicity। अच्छा, अब ये जो पुअरली वाटर सोलेबल ड्रग्स होती हैं, इससे क्या होता है कि इनकी एब्जॉर्प्शन भी लो हो जाती है, स्लो हो जाती है। ठीक है, अब स्लो एब्जॉर्प्शन होगी तो जो है वो बायो अवेलेबिलिटी मीन्स कि जहाँ हमें चाहिए ड्रग, ठीक है, जिस पॉइंट पर हमें ड्रग चाहिए इस पॉइंट पर, तो वहाँ पे वो नहीं आएंगी, नहीं मिलेंगी हमें। ठीक है, उस तरह से क्या होगा कि वो हमें फिर एब्जॉर्ब नहीं होंगी, तो हमें गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो है वो टॉक्सिसिटी हो जाएगी, क्योंकि ड्रग जो है वो स्टमक में ज़्यादा देर तक रहेगी और फिर इस तरह से हमें उसकी टॉक्सिसिटी होने का खतरा होता है। इसलिए हम क्या है, जो पुअर वाटर सॉल्युबल ड्रग्स होते हैं उनको वाटर सॉल्युबल बनाते हैं, वो बाय मीन्स एंड मेथड्स के ज़रिए। For orally administered drugs, solubility is the most important one rate limiting parameter to achieve their desired concentration in systemic circulation for pharmacological response। जो oral administered drug होती हैं उनकी जो solubility बहुत important पैरामीटर होता है इसमें। इससे हम क्या कर सकते हैं कि रेट लिमिट कर सकते हैं, जिससे कि बहुत सारी इंटेरिक कोटेड आती हैं टैबलेट्स और दूसरी अदर होती है, उसमें हमें क्या चाहिए होता है कि इस पॉइंट पर जाकर ये डिज़ोल्व हो या सॉलेबल हो। तो इस तरह से हम उनको रेट लिमिट कर सकते हैं। तो या कि जिससे क्या स्टमक से पास हो जाए और फिर इंटेस्टाइन में जाके जो है वो हो, या दूसरे किसी ऑर्गन में जाके, तो इस तरह से हम उनको रेट लिमिट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सॉलिबिलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट फार्माकोलॉजिकल मतलब सॉरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर है फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स पाने के लिए कि जहाँ हमें चाहिए उस पर। प्रॉब्लम ऑफ सॉलिबिलिटी इज़ अ मेजर चैलेंज फॉर फॉर्मुलेशन साइंटिस्ट। जो सॉलिबिलिटी की प्रॉब्लम है वो एक बहुत ज़्यादा मेजर चैलेंज होता है साइंटिस्ट के लिए, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले बताया, जैसे एंटेरिक कोट, अब हम चाहते हैं कि स्टमक में सॉलेबल ना हो, स्टमक में सॉलेबल हो गई तो वो अपना एक्शन नहीं दिखाएगी जहाँ हमें चाहिए। तो अब सॉलेबल ना हो उसके लिए हम डिफरेंट मीन्स, मेथड, कोटिंग और ये वो यूज़ करते हैं चीज़ें, मतलब कंपोनेंट्स वगैरह यूज़ करके उसको हम ऐसे इंटैक्ट रखते हैं जो असली ड्रग है उसको, ताकि वो स्टमक से पास हो जाए, इंटेस्टाइन में चली जाए, या जहाँ जहाँ हम चाहते हैं वहाँ उसका एक्शन हो, वहाँ जाके वो सॉलेबल हो। ठीक है,
फिर हम जो है फिर वहाँ एब्जॉर्ब हो और फिर वहाँ से जो है ना हमें फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स मिले। तो ऐसे इस तरीके के लिए इस तरह की फॉर्मेशन बनाने के लिए सॉलिबिलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। The poor solubility and low dissolution rate of poorly water soluble drug in the aqueous gastrointestinal fluids often cause insufficient bioavailability। जैसा कि ये पहले बताया है कि जो जब पुअर सॉलिबिलिटी होती है तो डिसोल्यूशन मतलब कि जो ड्रग है, जो हमने इंटैक्ट ड्रग दी उसमें से थोड़ा थोड़ा ड्रग का निकलना, ठीक है, उसको डिसोल्यूशन कहेंगे। तो जो डिसोल्यूशन जो रेट है, अब डिसोल्यूशन रेट भी स्लो हो जाएगा, मतलब हल थोड़े 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 करके निकलेगी, क्योंकि फ्लूइड है। अब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में क्या होता है, फ्लूइड होता है। अब जो वो फ्लूइड में नहीं निकलेगी, वाटर सोलेबल ही नहीं है, वो पुअर सोलेबल है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता निकलेगी, जाहिर सी बात है। जब वो आहिस्ता आहिस्ता निकलेगी तो बायोअवेलेबिलिटी की हमें इतनी कंसंट्रेशन में चाहिए, तो वो इतनी कंसंट्रेशन में एट अ टाइम हमें नहीं मिलेगी। उसकी कंसंट्रेशन लो होगी। उस जो कंसंट्रेशन हमें चाहिए रिस्पॉन्स के लिए, वो कंसंट्रेशन उसकी लो होगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि बायोअवेलेबिलिटी कम हो जाएगी और फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स, बायोअवेलेबिलिटी कम होगी तो हमें फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा जो हम चाहते हैं। द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ कंपाउंड्स विद लो solubility include poor absorption and bioavailability, insufficient solubility for IV dosing, development challenges leading to increasing the development cost and time burden shifted to patient, frequent high doses administration। अब ये जो नेगेटिव इफेक्ट है जिन कंपाउंड्स का, जो पोर सॉलिबिलिटी की वजह से, अब वो क्या होगा, एब्जॉर्प्शन नहीं होगी तो बायोअवेलेबिलिटी में मसला होगा, लेस बायोअवेलेबिलिटी होगी ड्रग की। इनसफिशिएंट सॉलेबल होगी आईवी डोजिंग में तो हमें समझें कि 70 to 80 या 90% हमें एक्वस मीडिया मिलेगा, तो उसमें तो पोर सॉलिबिलिटी हो जाएगी। फिर इनसफिशिएंट सॉलिबिलिटी होगी आईवी डोजिंग में। डेवलपमेंट चैलेंजेस होंगे, मींस के जब हम किसी भी ड्रग को बना रहे होंगे तो फिर उसके अंदर हमें डिफरेंट चीज़ों से हमें, या डिफरेंट मीन्स के ज़रिए, डिफरेंट और दूसरे केमिकल्स वगैरह के ज़रिए जो है वो उस ड्रग को सॉलेबल करने के लिए हमें वो डिफरेंट मेथड यूज़ करने पड़ेंगे, जिससे क्या होगा, हाई कॉस्ट हो जाएगी ड्रग की, क्योंकि अब हम दूसरी चीज़ें यूज़ करेंगे, दूसरे मेथड यूज़ करेंगे, तो उसमें टाइम, एक तो वक्त भी ज़ाया होगा, वो उसकी कॉस्ट, दूसरा के टाइम जो है वो क्या कहते हैं, जो हम दूसरे मेथड जो मीन्स कर रहे हैं या क्या दूसरे केमिकल यूज़ कर रहे हैं, फिर उसकी कॉस्ट लगेगी, तो हाई कॉस्ट हो जाएगी ड्रग की। या फिर जो है, या फिर क्या होगा कि दूसरा तरीका कि अब हम हाई डोजेस देनी पड़ेंगी क्या कहते हैं पेशेंट को, और वो भी फ्रिक्वेंट होंगी, ताकि हमें वो कंसंट्रेशन मिले प्लाज्मा में, तो जिससे ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी इस वजह से। इसलिए यहाँ सॉलिबिलिटी वाटर सॉलेबल या एक्वा सॉलेबल करना जो है वो एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है हमें अपनी थेराप्यूटिक, क्योंकि हम ड्रग बना क्यों रहे हैं, हम इसलिए ही बना रहे हैं ना, क्योंकि हमें थेराप्यूटिक रिस्पॉन्स चाहिए उस ड्रग से, हमें इलाज करना है, क्योर करना है किसी भी जो है वो पेशेंट को। अब हमें वो बायो अवेलेबिलिटी नहीं मिल रही, हमें वो रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, तो फ़ायदा, इसलिए फिर हम क्या करेंगे कि फिर उस ड्रग को सॉलेबल करेंगे। अब सॉलेबल करने में जो भी जो है वो हमें मसले आएंगे या जो भी मीन्स मेथड लगेंगे, उसकी वजह से क्या होगा कि उसकी कॉस्ट, टाइम की जो है वो हमारा बढ़ जाएगा, डेवलपमेंट में जो है वो मुश्किल आएगी। इसलिए जो है वो सॉलिबलाइजेशन है प्रोसेस जिससे हम सॉलेबल करते हैं। इससे पेशेंट भी जो है वो उनको हाई डोजेस से वो बच जाते हैं, और इतना जो है वो क्या कहते हैं कॉस्ट, टाइम पे तो फ़र्क पड़ता है, लेकिन पेशेंट क्योंकि हमारे ये कि पेशेंट जो है वो क्योर हो जाए, ये हमारा जो है वो मेन मकसद होता है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। ये तो हो गई इंपॉर्टेंस ऑफ सॉलिबिलिटी, कि सॉलिबिलिटी इतनी इंपॉर्टेंट है हमारी फार्मेसी के लिए कि किसी भी ड्रग का सॉलेबल नहीं होगी तो फिर वो एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, बायो अवेलेबिलिटी नहीं मिलेगी, तो रिस्पांस नहीं मिलेगा जो हम चाहते हैं, या बी रिलेटेड रिस्पांस मिलेगा हमें, जो कि हम नहीं, जो कि जो है वो कभी कभार प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक है, तो इसलिए हमें अपने टाइम पर उसका रिस्पॉन्स चाहिए, उसके लिए हमें सॉलिबिलिटी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब ये तो हो गया सॉलिबिलिटी, इंपॉर्टेंस ऑफ सॉलिबिलिटी। अब हम आगे
तो अब है फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी में सबसे पहले है टेम्परेचर। टेम्परेचर कैसे अफेक्ट कर रहा है सॉल्युबिलिटी को? सॉल्युबिलिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इनका डायरेक्ट रिलेशन है, मीन्स टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज़ होगी। लेकिन कुछ केसेस में क्या होता है कि सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ होती है अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दें तो। अब वो कौन से केसेस हैं? एक होता है हमारे पास प्रोसेस एक्सोथर्मिक प्रोसेस और एक होता है एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक में क्या हो रहा है कि अगर हम एक्सोथर्मिक प्रोसेस में क्या होता है कि जब प्रोडक्ट बनता है तो एनर्जी इवॉल्व होती है, ठीक है। तो अगर हम रिएक्टेंट को ही टेम्परेचर देंगे तो क्या होगा, रिएक्टेंट इंटरेक्ट नहीं करेंगे आपस में, और जिससे क्या होगा, टेम्परेचर की जब इंक्रीज़ हुआ होगा, रिएक्टेंट इंटरेक्ट नहीं करेंगे आपस में, प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे, तो क्या होगा, सॉल्युबिलिटी उसकी वो डिक्रीज हो जाएगी। इस तरह से एंडोथर्मिक प्रोसेस है। एंडोथर्मिक प्रोसेस में क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं हम, क्योंकि एंडोथर्मिक प्रोसेस में रिएक्टेंट को चाहिए होती है एनर्जी, हीट चाहिए होती है। तो जब हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो क्या होगा कि रिएक्टेंट आपस में इंटरेक्ट करेंगे और सॉल्युबिलिटी ऐसे इंक्रीज़ हो जाएगी। इस तरह से ये जो है वो इन केसेस में जो है वो एनर्जी एक्सोथर्मिक प्रोसेस में टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ हो जाती है। ये एक अलग एक्सेप्शनल है इसकी। बाकी जो नॉर्मली क्या होता है कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज़ होती है। नेक्स्ट है नेचर ऑफ सॉल्वेंट, यानी जो हम अपना सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हैं उसकी नेचर क्या है। इन मोस्ट केसेस सॉल्यूट डिजॉल्व इन सॉल्वेंट दैट हैव अ सिमिलर प्रॉपर्टी, यानी कि जैसे कि अगर कोई नॉन पोलर सॉल्वेंट है तो नॉन पोलर सॉल्यूट ही उसमें जो है वो आसानी से हल हो जाएगा। अगर कोई आयनिक सॉल्वेंट है तो आयनिक सॉल्यूट उसमें डिज़ोल्व हो जाएगा। अगर इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट है तो इनऑर्गेनिक सॉल्यूट उसमें हल हो जाएगा। या ये एक लाइक डिज़ोल्व लाइक, यानी जैसा सॉल्वेंट वैसा सॉल्यूट होगा तो वो डिज़ोल्व हो जाएगा, आसानी से सॉल्युबल हो जाएगा, ठीक है। जब इसमें आगे क्या बताया है, केमिस्ट यूज़ अ पॉपुलर एफोरिज्म टू डिस्क्राइब दिस फीचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट लाइक डिज़ोल्व लाइक। जैसे कि मैंने बताया कि केमिस्ट यूज़ करते हैं लाइक डिज़ोल्व लाइक का फेनोमेना। नॉन पोलर सॉल्यूट्स डू नॉट डिज़ोल्व इन पोलर सॉल्वेंट दी अदर वे अराउंड, यानी कि जैसे नॉन पोलर सॉल्यूट जो होंगे वो पोलर सॉल्वेंट्स में जो है वो नहीं डिज़ोल्व होंगे। नॉन पोलर सॉल्यूट नॉन पोलर सॉल्वेंट में होंगे, पोलर सॉल्यूट पोलर सॉल्वेंट में होंगे, आयनिक सॉल्यूट आयनिक सॉल्वेंट में होंगे, ऑर्गेनिक सॉल्यूट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में होंगे। इस तरह से जो नेचर सॉल्वेंट की होगी, अगर वही नेचर सॉल्यूट की होगी तो वो आसानी के साथ जो है वो सॉल्यूट जो है वो डिज़ोल्व हो जाएगा सॉल्वेंट में। तो इसमें ये बताए हैं। अब नेक्स्ट फैक्टर की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट फैक्टर है प्रेशर। प्रेशर में जो सबसे पहले है सॉलिड एंड लिक्विड सॉल्यूट। अगर हम सॉलिड या लिक्विड सॉल्यूट यूज़ कर रहे हैं, फॉर मेजॉरिटी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड सॉल्यूट प्रेशर डज नॉट अफेक्ट सॉलिड और लिक्विड में जो प्रेशर है उनका इतना लेना देना नहीं होता। लेकिन गैस सॉल्यूट में क्या हो रहा है, तो जो गैस सॉल्यूट्स हैं उनका क्या है कि प्रेशर हम इंक्रीज़ करेंगे तो सॉलिबिलिटी भी इंक्रीज़ होगी, यानी ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इस गैस सॉल्यूट के प्रेशर के लिए हम हेनरी लॉ रहते हैं। हेनरी ने क्या बोला था कि अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें तो जो सॉलिबिलिटी है वो पता लगेगी उसके पार्शियल प्रेशर से, यानी जो भी हम सॉल्यूट यूज़ कर रहे हैं, मतलब गैस सॉल्यूट यूज़ कर रहे हैं तो उसका हम पार्शियल प्रेशर देंगे। अगर इंक्रीज़ पार्शियल प्रेशर होगा यानी उस का तो जो है वो इंक्रीज सॉलिबिलिटी हो गया। पार्शियल प्रेशर क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ये होता है कि जैसे अगर मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट है, यानी गैसेस मिक्सचर है, हम गैसेस मिक्सचर की बात कर रहे हैं, जो हमारा सिस्टम है वो गैसेस मिक्सचर है, ठीक है। तो हम उसमें देखेंगे कि उस मिक्सचर में जो सॉल्यूट है उसका कितना प्रेशर पड़ रहा है सिस्टम के ऊपर, तो ये उसका पार्शियल प्रेशर कहलाएगा कि जितना भी अगर ज़्यादा प्रेशर होगा तो ज़्यादा सॉलिबिलिटी होगी, ठीक है। कम प्रेशर होगा कम सॉलिबिलिटी होगी। फिर उसके लिए हम क्या करेंगे कि एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करेंगे जिससे भी वो सॉलिबल होगा, ठीक है। अब ये हेनरी लॉ क्या कह रहा है, ये है फॉर्मूला हेनरी लॉ का, P=KH.C, ठीक है। जहाँ पे P क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस अबव द लिक्विड, यानी जो भी हम सॉल्यूट यूज़ कर रहे हैं उसका पार्शियल प्रेशर। हेनरी लॉ कांस्टेंट है ये, इसकी कोई वैल्यू होती है। और C कंसनट्रेशन ऑफ गैस है लिक्विड में, कि हम कितनी कंसनट्रेशन हमने दी है, ठीक है। फिर वो जितना भी पार्शियल प्रेशर अप्लाई कर रही होगी, ज़्यादा पार्शियल प्रेशर होगा उसका अपना
तो वो सॉलिबिलिटी ज़्यादा होगी, कम पार्शियल प्रेशर होगा तो कम सॉलिबिलिटी होगी। अगर कम पार्शियल प्रेशर होगा तो फिर हम एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करेंगे जिससे सॉलिबिलिटी उसकी इंक्रीज़ हो जाएगी। लेकिन यहाँ हम नॉर्मल सॉलिबिलिटीज़ की बात कर रहे हैं, तो इस तरीके से अगर पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा उस गैस का अपने सिस्टम के ऊपर, तो सॉलिबिलिटी भी ज़्यादा होगी उस गैस की। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट फैक्टर है हमारा पार्टिकल साइज। एज द पार्टिकल साइज डिक्रीजेस द सॉलिबिलिटी इंक्रीजेस due to increase in surface area. However, after some time, decrease in the particle size decreases solubility due to formation of agglomerates. अब यहाँ कह रहे हैं कि जो पार्टिकल साइज़ है वो अगर छोटा होगा तो उसकी सॉलिबिलिटी इंक्रीज़ होगी, क्योंकि क्या होगा कि जो उसका सरफेस एरिया है वो इंक्रीज़ होगा, इस वजह से उसकी सॉलिबिलिटी ज़्यादा होगी। लेकिन क्या होता है कि अगर अब जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल दूँ, अब जैसे कि बर्फ़ है, अगर हमने उसको पानी में डाला, ठीक है, बिना तोड़े, हमने बर्फ़ को जो है वो फ्रीज़ किया, ठीक है, पानी को फ्रीज़ किया, बर्फ़ बना, और उसको हमने जब अपने पानी पीने के लिए, जब ठंडा करने के लिए बर्फ़ डाला पानी में ऐसे ही बिना तोड़े, तो वो देर में सॉल्युबल होगा पानी में, ठीक है। बनिस्बत इसके कि अगर हम उस बर्फ़ को क्रश्ड करके डालें तो वो फ़ौरन सॉल्युबल हो जाएगा पानी में, क्योंकि उसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। ठीक है, ये जो है वो फेनोमेनन है पार्टिकल साइज़ का नॉर्मली। लेकिन क्या होता है कि एक सर्टेन पॉइंट से अगर डिक्रीज़ होता है पार्टिकल साइज़, यानी कि भी एक सर्टेन पॉइंट है कि एक सर्टेन पॉइंट पर अगर डिक्रीज़ होगा ना पार्टिकल साइज़, तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ होगी। लेकिन एक सर्टेन पॉइंट से अगर पार्टिकल साइज़ वो डिक्रीज़ हुआ होगा तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ नहीं होगी बल्कि डिक्रीज़ होगी, क्योंकि क्या होगा कि छोटे छोटे मासेस बन जाएंगे उन पार्टिकल्स के आपस में, और वो जो है इनको हम एग्लोमरेट्स कहते हैं। जो भी हम सॉल्वेंट हैगा उसमें हम छोटे छोटे मासेस बन जाएंगे और फिर उनको सॉल्युबल करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, एक सर्टेन पॉइंट का पार्टिकल साइज़ डिक्रीज़ हुआ होगा तो वो सॉल्युबल होगा, क्योंकि उनके सरफेस एरिया इंक्रीज़ होगा। अगर उस सर्टेन पॉइंट से अगर और नीचे पार्टिकल साइज़ डिक्रीज़ होगा तो फिर वो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ नहीं होगी बल्कि डिक्रीज़ होगी, क्योंकि वो छोटे छोटे मासेस बना लेंगे एग्लोमरेट्स। तो इसमें भी पार्टिकल साइज़ को कंट्रोल करना ज़रूरी है सॉल्युबिलिटी के लिए। अगर हमें अपनी डिज़ायर्ड जो है वो बायो अवेलेबिलिटी चाहिए केमिकल क्या है, सर्कुलेशन, सिस्टमिक सर्कुलेशन में। अच्छा, अब है क्रिस्टल स्ट्रक्चर। क्रिस्टल स्ट्रक्चर बहुत सारे जो सॉलिड्स होते हैं उन वो क्रिस्टलाइन होते हैं, कुछ एमॉर्फस होते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पढ़ते हैं, यहाँ क्या कह रहे हैं, जो एमॉर्फस फॉर्म होती है उनकी कोई शेप, कोई जो है वो मतलब नहीं होती, कोई डेफिनेट स्ट्रक्चर नहीं होता उनका, तो वो ज़्यादा सॉलेबल होती हैं क्योंकि उनका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। और जाके बनस्बत क्रिस्टलाइन फॉर्म के, क्रिस्टलाइन फॉर्म का जो सरफेस एरिया होता है वो डेफिनाइट होता है, शेप होती है उनकी, जिसकी वजह से उनका जो सॉलिबिलिटी है वो डिक्रीज़ होती है। कुछ क्रिस्टलाइन फॉर्म की सॉलिबिलिटी बताई गई है। तो सबसे पहले है सॉलिबिलिटी की सबसे पहले सबसे ज़्यादा किसकी, सॉल्वेट्स की, उससे कम एनहाइड्रस है, और उससे भी कम जो है वो सबसे लीस्ट सॉलिबिलिटी किसकी है, हाइड्रेट्स की। सॉल्वेट्स क्या होते हैं, सॉल्वेट्स वो होते हैं जैसे कि कोई क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है या क्रिस्टलाइन कंपाउंड है, उन्होंने अगर वो जिससे कि क्रिस्टलाइन सॉल्यूट है, उसने अगर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल को अपने अंदर एब्डक्ट कर लिया है, अपने साथ इंटरेक्ट कर लिया है, तो वो उसका कॉन्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। इस तरह से ये सॉल्यूट मतलब क्रिस्टलाइन जो सॉल्यूट है उसने जो है वो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर ऐड कर लिया है, तो उसको क्या कहलाएंगे, वो क्या कहलाते हैं, सॉल्वेट्स कहलाते हैं। तो इनकी सॉलिबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है इन दी क्रिस्टलाइन फॉर्म। फिर उससे कम सॉलिबिलिटी किसकी होती है, एनहाइड्रस। एनहाइड्रस क्या होते हैं कि क्रिस्टलाइन फॉर्म जिनके अंदर वाटर मॉलिक्यूल ना हो, तो वो क्या कहलाते हैं, एनहाइड्रस। मीन्स के दे डू नॉट कंटेन दी वाटर मॉलिक्यूल इन देयर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, ठीक है, तो वो एनहाइड्रस कहलाते हैं। फिर उनकी सॉल्वेट से कम सॉलिबिलिटी फिर एनहाइड्रस की होती है। फिर उससे कम जो सबसे लीस्ट सॉलिबिलिटी होती है इन दी क्रिस्टलाइन फॉर्म वो होती है हाइड्रेट्स की। हाइड्रेट्स क्या होते हैं, उनके हाइड्रेट्स जो है वो क्या कहते हैं, हाइड्रेट्स होते हैं जैसे क्रिस्टल स्ट्रक्चर है और उन्होंने जो है अपने अंदर वाटर मॉलिक्यूल को एब्डक्ट कर लिया है, तो इसको जो है वो उसकी तो जैसे कि इसकी एग्जांपल होगी जैसे कैल्शियम क्लोराइड डाइहाइड्रेट या एल्युमिनियम ऑक्साइड मोनोहाइड्रेट, और
इस तरह से जो है वो इसकी एग्जांपल्स होती हैं, जैसे कि उनका एक कॉन्स्टिट्यूएंट बन जाता है वाटर उन कंपाउंड्स का, तो इनको हाइड्रेट्स कहते हैं। इस तरह से इसकी जो है वो सॉल्वेट्स की ज़्यादा सॉल्बिलिटी होगी बनिस्बत एनहाइड्रस की, और उसके बाद जो है वो आखिर में आते हैं हाइड्रेट्स। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि एनहाइड्रस तो एनहाइड्रस है, ठीक है, तो वो उसकी सॉल्बिलिटी ज़्यादा क्यों है हाइड्रेट से? उस वो तो हाइड्रेट है, वाटर मीन्स हाइड्रा मतलब वाटर मॉलिक्यूल से कंपोनेंट में, तो क्यों उसकी ज़्यादा सॉल्बिलिटी है? इसका जवाब ये है, अब सॉल्वेट्स तो ऑलरेडी इंटरेक्ट कर रहे हैं ना, सॉल्यूट जो है जब इंटरेक्ट करेगा सॉल्वेंट मॉलिक्यूल से, मीन्स क्रिस्टलाइन जो सॉल्यूट होगा वो इंटरेक्ट करेगा सॉल्वेंट मॉलिक्यूल से, तो उनकी सॉल्बिलिटी इंक्रीज़ होगी, ऑब्वियसली ये एक नॉर्मल बात है। अब एनहाइड्रस क्या है कि उनकी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में कोई वाटर मॉलिक्यूल नहीं है, ठीक है। अब जब वो इंटरेक्ट करेंगे सॉल्वेंट से तो उनकी सॉल्बिलिटी इंक्रीज़ होगी, क्योंकि हाइड्रेट से, क्यों इंक्रीज़ होगी? क्योंकि उनका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा। हाइड्रेट के पास क्या है कि हाइड्रेट ऑलरेडी वाटर मॉलिक्यूल है उनकी कंपाउंड में, जैसे कि कैल्शियम क्लोराइड डाइहाइड्रेट है, ठीक है, तो उनके कंपाउंड में ऑलरेडी जो है वो वाटर मॉलिक्यूल से के साथ इंटरेक्ट किया हुआ है। तो जो अगर हम इसको किसी सॉल्वेंट में डालेंगे तो उनका इंटरेक्शन कम होगा। इंटरेक्शन कम क्यों होगा? क्योंकि वो एक साइड से वो ऑलरेडी वाटर मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट करे हुए हैं, तो सरफेस एरिया कम हो गया इस वजह से, ठीक है। तो जब सॉल्वेंट से वो इंटरेक्ट करेंगे तो उसके लिए उनका सरफेस एरिया कम हो गया, क्योंकि वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ भी इंटरेक्ट है। अगर हम कैल्शियम क्लोराइड डाइहाइड्रेट में से ये डाइहाइड्रेट निकाल देंगे, कैल्शियम क्लोराइड बचेगा। सिर्फ कैल्शियम क्लोराइड को हम अगर सॉल्वेंट में डालेंगे तो वो सॉलेबल हो जाएगा आसानी से बनिस्बत के हाइड्रेट के, क्योंकि उन कैल्शियम क्लोराइड का फिर ये एक अपनी अलग केमिकल एंटिटी होगी, तो उनका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा और वो सॉल्वेंट से ज़्यादा इंटरेक्ट करेंगे बनिस्बत हाइड्रेट के, क्योंकि हाइड्रेट जो है वो ऑलरेडी वाटर मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्टेड है। अगर वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्टेड हो तो उसका सरफेस एरिया जिस पे उसको सॉल्वेंट से इंटरेक्ट करना था वो कम हो जाएगा। इस तरह से इनकी ये है कि सॉल्वेंट्स की ज़्यादा सॉल्बिलिटी है क्योंकि वो ऑलरेडी इंटरेक्ट कर रहे हैं सॉल्वेंट से। एनहाइड्रस की फिर उससे कम है, क्योंकि जो है वो उनका सरफेस एरिया ज़्यादा है बनिस्बत हाइड्रेट के। और फिर सबसे लीस्ट जो है होगी सॉल्बिलिटी, वो होगी हाइड्रेट क्रिस्टल की स्ट्रक्चर की, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है पीएच। पीएच मेजर्स द अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन कंटेंट इन अ सोल्यूशन। पीएच क्या करता है कि सोल्यूशन में, अब पीएच हम जब टेस्ट करते हैं तो क्या होता है कि हम हाइड्रोजन कंटेंट देख रहे होते हैं कि हाइड्रोजन कंटेंट कितना है सॉल्यूशन में, क्या कहते हैं, ठीक है। द मोर हाइड्रोजन आयन द लोअर द पीएच एंड वाइस वर्सा, यानी हाइड्रोजन आयन ज़्यादा होंगे तो इसका मतलब है सॉल्यूशन जो है वो ज़्यादा एसिडिक है, ठीक है, और वाइस वर्सा, और लोअर पीएच है इसकी। यहाँ क्या कह रहे हैं, सॉल्यूशंस विद स्ट्रॉन्ग पीएच लेवल्स फुली डिसोसिएट एंड दोज विद वीक पीएच लेवल्स ओनली पार्शियली डिसोसिएट। स्ट्रॉन्ग पीएच मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड बेसिस। जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स और बेसिस होते हैं वो फुली डिसोसिएट हो जाते हैं सॉल्यूशन में, और जिनके वीक पीएच लेवल्स होते हैं, मींस वीक एसिडिक या वीक बेसिक होते हैं, वो पार्शियली डिसोसिएट होते हैं। Then there is the pK value is one method used to measure the strength of an acid. पीके वैल्यू क्या होती है कि पीके वैल्यू एक वैल्यू मेथड होते हैं जिसके हम क्या एसिड की स्ट्रेंथ मालूम कर सकते हैं। एंड हाँ, डिसोसिएट आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे। डिसोसिएट का मतलब ये होता है कि जैसे मैंने एग्जांपल दी थी कैल्शियम क्लोराइड की, तो कैल्शियम और क्लोराइड दोनों अगर कैल्शियम और क्लोराइड दोनों अलग हो जाए, मतलब क्लोराइड में से कैल्शियम निकल जाए, कैल्शियम अलग हो जाए, क्लोराइड अलग, तो ये होगी ड्रग जो है वो डिसोसिएट हो गई, तो ये कहलाती है डिसोसिएशन, ठीक है। फिर क्या कह रहे हैं पीके वैल्यू का। पीके वैल्यू इज़ वन मेथड यूज टू मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड। ये एक मेथड होता है जिससे हम एसिड की स्ट्रेंथ मालूम करते हैं। लोअर वैल्यू पीके वैल्यू का मतलब क्या होता है, ड्रग सब्सटेंस है स्ट्रॉन्गर एसिड, मीन्स के ड्रग सब्सटेंस जो है वो स्ट्रॉन्गर एसिड है जो कि ज़्यादा डिसोसिएट होगा वाटर में, लोअर पीके वैल्यू का मतलब, ठीक है। देन आगे चलते हैं फिर अब हम आगे चलते हैं।
दूसरा है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। किसी भी कोई भी ड्रग होगा उसका कोई मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होगा, तो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कैसे जो है वो अफेक्ट कर रहा है। द चेंज इन मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर स्ट्रांगली अफेक्ट द सॉलिबिलिटी ऑफ द कंपाउंड। यानी अगर कोई हमारे पास कंपाउंड है, ठीक है, अब वो उस वक्त सॉलेबल नहीं हो रहा किसी भी सॉल्वेंट में, कोई सॉल्यूट है वो सॉल्युबल अपने करंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में वो सॉल्युबल नहीं हो रहा, तो हम ये भी एक मेथड है कि हम उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चेंज कर दें, डिफरेंट कर दें उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। जैसे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है सिस, ट्रांस और ये सब चीज़ें, ठीक है, आइसो, पेंटा, ये सब। अगर इसको हम जो है वो सिस है, अगर सिस है नॉर्मल स्ट्रक्चर, सिस और ट्रांस है, ठीक है, सिस और ट्रांस की पोजीशन में है, तो हम उसको सिस सिस कर दें, सिस सिस पोजीशन में कर दें। मीन्स कि अगर जैसे कैसे जैसे कि अगर कोई भी स्ट्रक्चर है वो उसमें जो है वो जो मेन कंपाउंड है वो दोनों आपस आमने सामने हैं और वो इस तरह से सॉल्युबल नहीं हो रहे, तो हम क्या करेंगे उनको क्या कहते हैं ऑपोजिट डायरेक्शंस में ले जाएंगे, दोनों दोनों के जो पोजीशन है वो चेंज कर देंगे, इससे मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, इससे तो इससे सॉलिबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से हम जो है सॉलिबिलिटी इंक्रीज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल द इंट्रोडक्शन ऑफ अ हाइड्रोफिलिक ग्रुप इनटू हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस में इम्प्रूव द सॉलिबिलिटी। ये भी एक तरीका है कि जो है ना, अगर कोई हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस है, हाइड्रोफोबिक मन से वो लिपिड सॉल्युबल होगा, वाटर सॉल्युबिलिटी उसकी कम होगी और हमें वाटर सॉल्युबिलिटी चाहिए होती है ज़्यादातर सॉल्युबिलिटी के लिए, ठीक है। तो उसमें अगर हम कोई हाइड्रोफिलिक ग्रुप ऐड कर देंगे तो उसकी वाटर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी, जिससे क्या होगा, हमें प्लाज्मा कंसनट्रेशन मिलेगी, बायोअवेलेबिलिटी बनेगी। इस तरह से भी जो है वो हम इंक्रीज़ कर सकते हैं सॉल्युबिलिटी। सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का इंटरेक्शन, स्ट्रॉन्ग सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन होगा, ज़्यादा सॉल्युबिलिटी होगी, इक्वेट टू ग्रेटर सॉल्युबिलिटी, वाइल वीक सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन होगा, लोअर सॉल्युबिलिटी होगी। एडिशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, the influence of substituent on the solubility of molecules in water can be due to their effect on the properties of the solid or liquid। यानी इसमें क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट मतलब कि हम सॉल्यूट के साथ कोई और भी सब्स्टिट्यूएंट डालें जो कि उसकी सॉलिबिलिटी इंक्रीज़ करे वाटर के साथ, या फिर किसी भी सॉल्वेंट है उसके साथ सॉलिबिलिटी उसकी इंक्रीज़ करे, तो उस ऐसे भी हम जो है ना वो सॉल्बिलिटी जो है वो किसी भी कंपाउंड की इंक्रीज़ कर सकते हैं। सॉल्बिलिटी इंक्रीज़ कैसे होगी, क्योंकि जो है वो उसकी जो भी हम कंपोनेंट डालेंगे वो इफ़ेक्ट करेगा जो भी सॉलिड या लिक्विड, जो भी हमने सॉल्यूट लिया है, सॉलिड लिया है या लिक्विड लिया है और उसके साथ हमने कोई सब्स्टिट्यूएंट डाला है, तो उनकी प्रॉपर्टी के ऊपर उसका इफेक्ट होगा, जिसकी वजह से उसकी सॉलिबिलिटी जो है वो वाटर में या किसी भी सॉल्वेंट में जो है वो इंक्रीज़ होगी। ऑन इट्स फॉर एग्जांपल ऑन इट्स मॉलिक्यूलर कोहेजन और टू द इफेक्ट ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट ऑन इट्स इंट्रैक्शन विद वाटर मॉलिक्यूल। यानी जो है, या फॉर एग्जांपल कैसे होगी कि मतलब कि वो इंट्रैक्शन बढ़ाएगा वाटर मॉलिक्यूल से, या फिर सब्स्टिट्यूएंट का जो इफ़ेक्ट है वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ बढ़ेगा, जिसकी वजह से जो मेन कंपाउंड है हमारा वो भी सॉल्युबल हो जाएगा। इस तरह से वो उसकी सॉलिबिलिटी इंक्रीज़ होगी। सब्स्टिट्यूएंट्स कैन बी सब्स्टिट्यूएंट जो भी हम सब्स्टिट्यूएंट डालेंगे वो या तो हाइड्रोफोबिक हो गया या हाइड्रोफिलिक होगा इन नेचर, उसकी पोलैरिटी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। पोलर ग्रुप सच एज OH कैपेबल ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर मॉलिक्यूल्स इम्पार्ट हाई सॉलिबिलिटी। मीन्स के जो पोलर ग्रुप हैं जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं वाटर मॉलिक्यूल के साथ, तो वो हाई सॉलिबिलिटी इम्पार्ट करेंगे। नॉन पोलर ग्रुप जैसे कि CH3 और Cl ये हाइड्रोफोबिक होते हैं, तो ये लो सॉलिबिलिटी इम्पार्ट करेंगे इन एक्वस मीडिया में। फिर पॉइंट क्या कह रहे हैं कि आयोनाइजेशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट इंक्रीज सॉलिबिलिटी, यानी कि अगर हम सब्स्टिट्यूएंट को आयोनाइज कर देंगे, यानी जो हमारे सॉल्यूट है उसको आयोनाइज कर देंगे, इससे भी क्या होगा, हमारी जो सॉलिबिलिटी है वो इंक्रीज़ हो सकती है। फॉर एग्जांपल कार्बोक्सिलिक एसिड और अमाइनो ग्रुप ये क्या होते हैं, स्लाइटली हाइड्रोफिलिक होते हैं, तो अगर ये कि हम किसी भी सब्स्टिट्यूएंट के साथ अटैच करेंगे तो ये जो है वो इनकी सॉलिबिलिटी ज़्यादा होगी बनिस्बत किसके के, ये COO एंड NH3 ये हाइड्रोफोबिक होते हैं, तो ये क्या करेंगे कि ये जो है इनकी सॉलिबिलिटी कम होगी।
कार्बोक्सिलिक एसिड अमाइनो ग्रुप कैसे इम्पार्ट करेंगे कि ये अपना हाइड्रोजन मॉलिक्यूल या OH ग्रुप जो है वो वाटर में रिलीज़ कर देंगे, जिसकी वजह से सॉलिबिलिटी इनकी इंक्रीज़ हो जाएगी और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे। इस तरह से वो ज़्यादा मतलब सॉरी वो इस तरह से ज़्यादा जो है वो सॉलेबल हैं बनिस्बत COO और NH3 के। The position of the substituent on the molecules can influence its effect on solubility. अगर हम जो सब्स्टिट्यूएंट है उसकी पोजीशन पेरेंट कंपाउंड पे चेंज कर दें तो इससे भी सॉलिबिलिटी पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। अब यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन की, ठीक है, ऑर्थोमेटा पैराइन डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन की। अगर जैसे हमारे पास जो पेरेंट कंपाउंड फाउंड है वो ऑर्थो में, और अगर वो सॉलेबल नहीं है तो हम उसकी क्या करेंगे, एक OH कंपाउंड की जो पोजीशन है वो मेटा पे कर देंगे, जिसकी वजह से उसकी सॉलिबिलिटी बढ़ जाएगी, या फिर अगर पैरा पे कर देंगे तो और ज़्यादा सॉलेबल हो जाएगा। इस तरह से हम पोजीशन चेंज कर देंगे ऑर्थो मेटा पैरा से, तो उसकी क्या कहते हैं सॉलिबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। ये तो एक एग्जाम्पल थी, और इस तरह से डिफरेंट और लार्ज अमाउंट ऑफ कंपाउंड्स हैं जिससे हम जो है ना उनकी पेरेंट कंपाउंड्स उनकी पोजीशन अगर हम सब्स्टिट्यूएंट की चेंज करेंगे तो क्या होगा कि सॉलिबिलिटी कंपाउंड्स की इंक्रीज़ हो जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं, आगे चलते हैं। जो पॉइंट है वो है कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है? द सॉलिबिलिटी ऑफ स्पेरिंगली सॉलेबल सॉल्ट इट इज़ डिक्रीज्ड बाय द एडिशन ऑफ अनदर सॉल्ट which carry a similar ion to that of earlier. It is defined as common ion effect. When common ion is present between two salt, it results in decrease in solubility. अब क्या होगा कि अगर हमारे पास एक सोल्यूशन है, स्पेरिंगली सॉलेबल सॉल्ट का सोल्यूशन है पहले से ही, और अगर हम उसमें एक और नई सॉल्ट डालें और ठीक है एक और सेकंड सॉल्ट डालें। अब फर्स्ट सॉल्ट के पास एक आयन है और सेकंड सॉल्ट के पास जो आयन हमने डाली है जो सॉल्ट उसके पास एक आयन है, दोनों सिमिलर हैं, तो क्या होगा कि वो दोनों आयन आपस में इंटरेक्ट करेंगे और वो आपस में जो है ना वो बनेंगे, या फिर क्या होगा कि उनकी कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो जाएगी जिसकी वजह से सॉलिबिलिटी जो है वो कम हो जाएगी। वैसे ही वो स्पेरिंगली सॉलेबल है वो सॉल्ट, और अगर हमने सेकंड आयन डाला जिसकी वजह से क्या होगा उसकी सॉलिबिलिटी और कम हो जाएगी। तो ये क्या कहलाता है? कॉमन आयन इफेक्ट। द सॉलिबिलिटी ऑफ स्पेरिंगली सॉलेबल सॉल्ट इज डिक्रीज्ड बाय द एडिशन ऑफ अनदर सॉल्ट विच कैरी अ सिमिलर आयन टू दैट ऑफ अर्लियर। यानी कि वही सिमिलर आयन है उसके पास जो कि हमने पहले से ही एक सॉल्ट हमने ली हुई है उसके जैसा, तो क्या होगा उसकी सॉलिबिलिटी डिक्रीज़ हो जाएगी इस तरह से। इसको हम कॉमन आयन इफेक्ट कहते हैं, और जब कॉमन आयन प्रेजेंट हो दो सॉल्ट्स के दरमियान तो क्या होगा सॉलिबिलिटी सॉल्यूशन की डिक्रीज़ हो जाएगी। फिर है सॉल्युबलाइजिंग एजेंट। एडिशन ऑफ सर्फेक्टेंट इंक्रीजेज द सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड एंड सरफेस टेंशन ऑल्सो डिक्रीजेज। सर्फेक्टेंट्स कुछ सब्सटेंसेस होते हैं, अगर हम इनको किसी भी सॉल्यूशन में डालते हैं जिसमें हमारा सॉल्यूट जो है वो सॉल्वेंट के साथ सॉलेबल नहीं होता, तो वो क्या करते हैं कि सरफेस टेंशन जो होती है दोनों के दरमियान सॉल्यूट मॉलिक्यूल और सॉल्वेंट के दरमियान वो डिक्रीज़ कर देता है सर्फेक्टेंट, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो सॉलिबिलिटी उनकी इंक्रीज़ हो जाती है। अब किस तरह से डिक्रीज़ होती है सरफेस टेंशन, ये बात की बात है, ये हम आगे पढ़ेंगे। बस इस वक्त समझने का ये है कि सॉल्युबलाइजिंग एजेंट्स होते हैं जिसमें सर्फेक्टेंट होता है, ठीक है। सर्फेक्टेंट एक सॉल्युबलाइजिंग एजेंट है, ठीक है। अगर हम इसको किसी भी सॉल्यूशन में डाल दें, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें जो है वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में इंटरेक्ट नहीं कर रहे, वो सॉल्युबल नहीं हो रहे आपस में, तो क्या होगा कि ये क्या करेंगे सॉल्युबलाइजिंग एजेंट, ये सरफेस टेंशन दोनों के दरमियान की जो है दोनों मॉलिक्यूल के दरमियान की वो डिक्रीज़ कर देंगे, जिससे वो सॉलिबिलिटी उनकी इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। अब ये तो हो गए फैक्टर्स जो कि सॉलिबिलिटी पे अफेक्ट कर रहे थे। आगे चलते हैं। सॉलिबिलिटी अकॉर्डिंग टू US फार्माकोपिया और इंडियन फार्माकोपिया, यानी कि एक पैरामीटर दिए गए हैं हमें कि हम इससे ये बता सकते हैं कि अच्छा इस कंपाउंड को हम ये सॉलेबल कह सकते हैं, या इस कंपाउंड को कि वेरी सॉलेबल है ये सॉल्यूट इस वाले सॉल्वेंट में, या स्पेरिंगली सॉलेबल है, या बिल्कुल इनसॉलेबल है। किस बिना पर हम कह सकते हैं किसी भी सब्सटेंस को कि ये अच्छा इस बिना पर हम मतलब कि ये इस तरह से ये सॉलेबल है या इनसॉलेबल है।
तो वो हमें पैरामीटर्स दिए गए हैं यूएस फार्माकोपिया में या इंडियन फार्माकोपिया के, ये पैरामीटर्स हैं, इनको देखते हैं। सबसे पहले टेबल में क्या बोल रहे हैं, डिस्क्रिप्टिव टर्म, और सेकंड पोर्शन है इसका पार्ट्स ऑफ सॉल्वेंट रिक्वायर्ड फॉर 1 पार्ट ऑफ सोल्यूट, मीन्स के 1 पार्ट ऑफ सोल्यूट है और कितने उस 1 पार्ट ऑफ सोल्यूट को सॉल्युबल करने के लिए कितने पार्ट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, यहाँ ये देखा जा रहा है। उसके इस बिना पर जो है वो सॉल्युबिलिटी के क्राइटेरिया रखा गया है। वेरी सॉल्युबल हम कब कहेंगे, जब 1 पार्ट ऑफ सॉल्यूट होगा और लेस देन 1 पार्ट, यानी 1 पार्ट से भी कम सॉल्वेंट यूज़ होगा तो हम कहेंगे बहुत सॉल्युबल है, वेरी सॉल्युबल। फ्रीली सॉल्युबल है मीन्स के 1 पार्ट सॉल्यूट का होगा और 1 to 10, 1 से लेकर 10 तक पार्ट अगर होंगे तो उनको हम कहेंगे फ्रीली सॉल्युबल। इस तरह से सॉल्युबल है, 10 to 30 पार्ट्स होंगे सॉल्वेंट के तो हम सॉल्युबल कहेंगे। स्पेरिंगली सॉल्युबल कब कहेंगे, फ्रॉम 30 to 100। इस तरह से क्या हो रहा है कि सॉल्वेंट की जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज़ होती जा रही है, सॉल्वेंट के पार्ट्स इंक्रीज़ होते जा रहे हैं, लेकिन सॉल्यूट का पार्ट एक ही है, यानी 1 पार्ट सॉल्यूट को कितने अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो रहा है, ये क्या कह रहा है, ये इसकी कैटेगरी बना दी गई है इस तरह से सॉल्युबिलिटी की। स्लाइटली सॉल्युबल कैसे कहेंगे कि 100 to 1000 पार्ट सॉल्वेंट होंगे तो, वेरी स्लाइटली सॉल्युबल 1000 to 10,000, और प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल या इनसॉल्युबल 10,000 और मोर अगर कम पार्ट्स होंगे सॉल्वेंट के तो हम कहेंगे कि ये इनसॉल्युबल है या प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल है। इस तरह से ये क्राइटेरियाज़ हैं कि क्या कहते हैं, सॉल्यूट के जो पार्ट है वो 1 पार्ट है, उसको कांस्टेंट है, लेकिन क्या इसमें क्या हो रहा है, सॉल्वेंट के पार्ट इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। जैसे जैसे सॉल्वेंट के पार्ट्स इंक्रीज़ होते जाएंगे वैसे वैसे इनसॉल्युबिलिटी की तरफ जो है वो हमारा कंपाउंड जाता जाएगा। ठीक है, ये क्राइटेरिया थे और ये ही आज का लेक्चर था। आई होप कि मैंने इस सॉल्युबलाइजेशन अच्छी तरीके से समझा दी होगी। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड इफ़ यू लाइक माय वीडियोस सो प्लीज़ इफ़ यू like my videos then please subscribe my channel and do not forget to press the bell icon